हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक विद अतुल सर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी मिडवेल हिस्ट्री की सीरीज, जहां पर मैं आपको एक वीडियो में पूरा एक राजा कंप्लीट कराऊंगी। आगे जाकर अगर कोई राजा है, ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे और पूरा सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हो रहा है और इस आक्रमण में पहला राजा कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है। इस तरह से पूरी मिडवेल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद हम हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरी हिस्ट्री की कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अभी तक मैंने आपको पॉलिटी की ओनली थ्योरी कराई है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया। बहुत ही जल्द हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आसानी रहे। मिक्स क्वेश्चन ही टॉपिक वाइज कि आपने टॉपिक कंप्लीट कर दिया, उसके सारे प्रीवियस ईयर निकाल दिए, फिर सेकंड टॉपिक कर दिया, उसके भी सारे प्रीवियस ईयर कर दिए। ऐसे ही पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऐसे ही बच्चों हम हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा मिडवेल हिस्ट्री का पहला टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है भारत में मुस्लिमों का आक्रमण। इसकी शुरुआत कौन से राजा से हो रही है, इसकी बात कहां से शुरू हो रही है? तो ये बात है बच्चों 7वीं शताब्दी की, ठीक है, 7th सेंचुरी की बात है। और आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहले तो आप मैप में देखो, ये जो जगह है ये है सिंध, जो आज पाकिस्तान की तरफ पड़ रही है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा आज हमारा राजस्थान और गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक है। ये सिंध, उस समय जो सिंध है ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, सिंध। और सिंध का राजा था बच्चों दाहिर। दाहिर याद रखना, सीधा सवाल कि सिंध पे किस राजा का शासन था? दाहिर। और दाहिर के पिता का नाम था चाच, ये भी याद रखना। ब्राह्मण राजा था दाहिर, और सिंध पर अंतिम हिंदू राजा भी कौन है? दाहिर। इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री कैसे हुई? तो सबसे पहले आप देखो, श्रीलंका से क्या हुआ? एक जहाज चला बच्चों, ठीक है। और ये जहाज आ गई, ये खिलाफत दिख रहा है आपको? खलीफा के साम्राज्य को बोला जाता है खिलाफत। ये जो जहाज है इराक की तरफ आगे बढ़ रहा था और श्रीलंका से रवाना हुआ। इसमें बहुत सारे गिफ्ट थे, ठीक है, औरत, आदमी, बच्चे, ये सारे जहाज में थे। जब ये जहाज सिंध के पास से गुजरता है तो यहाँ पर एक पोर्ट का नाम है देवल। देवल, देवल पोर्ट, देवल बंदरगाह। और जो समुद्री लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, वो क्या कर लेते हैं? इस जहाज को लूट लेते हैं। हालांकि राजा दाहिर है, दाहिर का कोई हाथ नहीं होता इस जहाज में, लेकिन इस जहाज को जब लूटा जाता है तो कुछ जो आदमी होते हैं वो बच निकलते हैं और सीधा जाके खलीफा को खबर कर देते हैं। और ये बात पूरे अरब में फैल जाती है कि सिंध में क्या हो गई है, खलीफा के जहाज को लूट लिया गया है। तो वहां से सूचना भिजवाई जाती है सिंध के राजा दाहिर के पास कि हमारा जितना भी सामान है, जितनी भी हमारी चीजें थी, वो सारी आप वापस करो। लेकिन दाहिर यहाँ मना कर देता है। दाहिर कहता है कि मेरा इसमें कोई साथ ही नहीं है, मेरा कोई हाथ ही नहीं है। यहाँ पर जो भी लूट हुई है वो किसने करी है? समुद्री लुटेरों ने करी है। लेकिन हालांकि देवल हिस्सा आता तो किसके अंदर है? सिंध पर, तो इसलिए यहाँ राजा की जिम्मेदारी बनती है। तो जब दाहिर मना कर देता है तो उस समय इराक का गवर्नर होता है अल हज्जाज। अल हज्जाज, इसका नाम याद रखना, इराकी गवर्नर है बच्चों ये अल हज्जाज। और अल हज्जाज को ऑर्डर देता है खलीफा कि जाके कहां पर अटैक करो, आप सिंध पर अटैक करो, ठीक है। इराकी गवर्नर है ये। तो अल हज्जाज खुद एक गवर्नर है, एक अच्छी खासी पोस्ट पर है। तो अल हज्जाज अपने सेनापति को भेजता है और उसी सेनापति का नाम क्या होता है? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री आपको पता चली कैसे हुई? सिंध का राजा है दाहिर। दाहिर कैसा राजा है? एक ब्राह्मण राजा है, जिसके पिता कौन है? चाच। तो सिंध पर अंतिम हिंदू राजा कौन है? दाहिर। श्रीलंका से जहाज चलता है और कहां लूट लिया जाता है? देवल पोर्ट पर, देवल बंदरगाह पर, जो किसका हिस्सा है? आज कराची के पास, ठीक है, जो पाकिस्तान वाले हिस्से में। तो ये जो देवल पोर्ट है ये किसके हिस्से में आता है? इस दाहिर। ये यहां से जो आदमी बच निकलते हैं वो कहां पहुंच जाते हैं? इराक में। और खलीफा के पास खबर पहुंच जाती है। तो खलीफा अपने गवर्नर अल हज्जाज को बोलता है आक्रमण करने के लिए, और अल हज्जाज अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को बोलता है कि जाकर क्या करो,
आप वहां पर अटैक करो। और मात्र 17 वर्ष की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम 6000 की सेना लेकर निकलता है। कितने हजार की? मात्र 6000 की सेना लेकर निकलता है। और दाहिर भी इस युद्ध के लिए तैयार रहता है, और दाहिर के पास होती है 20,000 की सेना। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध। तो सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम जब निकलता है, तो जहां से लूट हुई है इस देवल बंदरगाह पर क्या करता है? ये पहुंचता है और यहां पर क्या करता है? अटैक करता है बच्चों। ठीक है, देखो इसे मैं पूरा बताती हूं आपको। तो देखो, सिंध का राजा कौन है बच्चों? सिंध का राजा दाहिर। ठीक है, दाहिर का नाम याद रखना। और दाहिर के पिता कौन है? चाच, ब्राह्मण वंश से ही है। ठीक है, अंतिम हिंदू राजा है भाई दाहिर सिंध पर, अंतिम हिंदू राजा। तो श्रीलंका से जहाज निकलता है और कहां लूट लिया जाता है? देवल पोर्ट पर, देवल बंदरगाह पर। और खलीफा अपने इराकी गवर्नर अल हज्जाज को बोलता है कि जाकर क्या करो? आप अटैक करो। इराकी गवर्नर कौन होता है? अल हज्जाज। इराकी गवर्नर होता है ये। और अल हज्जाज अपने सेनापति, इसका सेनापति कौन होता है? मोहम्मद बिन कासिम। सेनापति होता है भैया, इसे भेजता है। और मात्र 17 साल की उम्र में जाकर ये क्या करता है? अटैक। तो सबसे पहले तो ये काम पहुंचता है देवल बंदरगाह पर और वहां जाकर अटैक कर लेता है और इसे जीत लेता है। उसके बाद दाहिर कहां बैठा होता है? रावर में। दाहिर कहां बैठा होता है बच्चों? रावर में। देखो अगर हम इसे समझे तो मान लो ये हिस्सा हमारा कौन सा हो गया? सिंध का हिस्सा हो गया। ठीक है, यहां से इंडस रिवर हो गई, ये सिंधु नदी, इंडस रिवर, सिंधु नदी। और फिर ये कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया? देवल। ठीक है, इधर एक जगह हमें याद रखनी है रावर, जहां कौन बैठा हुआ है? दाहिर। ब्राह्मणाबाद, जहां दाहिर का बेटा बैठा होगा जयसिंह। ब्राह्मणाबाद, जयसिंह, ये जगह हमें याद रखनी है बच्चों। और लास्ट में मुल्तान, एक और जगह हमें याद रखनी है जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। मुल्तान, स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे ज्यादा जो धन प्राप्त किया था मुल्तान को जीतकर ही किया था। तो देखो ये पूरा का पूरा हिस्सा कौन सा हो गया? सिंध प्रांत। तो यहां से अटैक करने कौन आ रहा है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम देवल बंदरगाह पर। तो सबसे पहले लूट करता है ये देवल बंदरगाह पर और उसके बाद अपनी 6000 की जो सेना लेकर ये निकला हुआ है तो ये पहुंचता है रावर। और रावर में दाहिर बैठा हुआ है और दाहिर के पास भी कितनी सेना है? 20,000 की। और दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में जो दाहिर होता है बच्चों ये मारा जाता है। दाहिर की जो पत्नी होती है वो क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। जब ये दाहिर को मार देता है और सिंध पर अधिकार कर लेता है, तो ये बात कब की चल रही है बच्चों? 712 ईस्वी की। ठीक है, तो याद रखना सवाल कैसे आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता? तो कब जीता बच्चों? 712 ईस्वी में। सबसे पहले वो अटैक रावर पर नहीं करता है, सबसे पहले वो अटैक कहां करता है? देवल पर। ठीक है, देवल को जीतता है और देवल के बाद इंडस रिवर को पार करता है, सिंधु नदी को पार करता है और ये रावर पर जाकर पहुंच जाता है। और रावर में जाकर दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में दाहिर मारा जाता है। जब ये रावर को जीत लेता है तो ये सीधा निकल जाता है ब्राह्मणाबाद पर। और ब्राह्मणाबाद में कौन बैठा हुआ है? दाहिर का बेटा जयसिंह। दाहिर का बेटा है जयसिंह। वहां पर भी युद्ध होता है। ठीक है, और जयसिंह को भी यहाँ पर हरा देता है। लेकिन दाहिर की एक और पत्नी होती है लाड़ देवी,
और दो बेटियां होती हैं दाहिर की, सूर्या और परमल। भाई एक पत्नी तो क्या कर लेती है, पहले जौहर कर लेती है जो दाहिर के साथ होती है, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी लाड देवी अपनी दोनों बेटियों के साथ ब्राह्मणाबाद में होती है, अपने बेटे जयसिंह के पास होती है। तो जब मोहम्मद बिन कासिम रावर से अटैक करते हुए कहां पहुंचता है, ब्राह्मणाबाद, तो जयसिंह भी यहां पर हार जाता है और जो मोहम्मद बिन कासिम है वो लाड देवी और उसकी दोनों बेटियां सूर्या देवी और परमल देवी को क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है और इन्हें खलीफा के लिए पेश करने के लिए भेज देता है। उसके बाद ये कहां निकलता है, मुल्तान में, और मुल्तान को जीत लेता है। तो याद रखना मुल्तान को कब जीतता है, 713 ईस्वी में। तो देखो दो सवाल बनते हैं हमारे यहां से कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर क्या करा, अटैक करा। वही सिंध उस समय क्या है, भारत का हिस्सा है, तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हो रहा है, अरबों के द्वारा, और अरब में भी किसका नाम है, मोहम्मद बिन कासिम, जो किसका सेनापति होता है, अल हज्जाज, जो इराकी गवर्नर होता है। सबसे पहले आता है, देवल को लूटता है, सिंधु नदी को पार करता है, इंडस रिवर को क्रॉस करता है और रावर पहुंच जाता है। रावर में कौन बैठा हुआ है, दाहिर, जो अंतिम हिंदू राजा माना जाता है। दाहिर युद्ध करता है और दाहिर मारा जाता है, उसकी पत्नी जौहर कर लेती है, ठीक है। फिर वो ब्राह्मणाबाद जाता है, ब्राह्मणाबाद में कौन बैठा हुआ है, दाहिर का बेटा जयसिंह, ये भी बुरी तरह से हार जाता है यहाँ पर। लेकिन दाहिर की दूसरी पत्नी लाड़ देवी और दोनों बेटियां सूर्या और परमल, इन तीनों को मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, गिरफ्तार करता है, बंदी बनाता है और खलीफा के लिए ये पेश कर देता है और खुद किस तरफ बढ़ जाता है, मुल्तान की तरफ। तो याद रखना मुल्तान को कब जीत रहा है बच्चों, 713 ईस्वी में, जबकि सिंध को कब जीत रहा है, 712 में। ये दोनों ईयर अलग अलग है, 712 सिंध का ईयर है और 713 किसका ईयर है, मुल्तान का, ये याद रखना, ठीक है बच्चों। और मुल्तान को किस नाम से जाना जाता है, सोने की नगरी, स्वर्ण नगरी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को सबसे ज्यादा जो धन प्राप्त हुआ है वो कहां से हुआ है, मुल्तान पर से। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, सिंध को जीतता है और मुल्तान और सिंध पर कौन, जो इनका मुस्लिमों का जो प्रशासन होता है उसे लागू कर देता है। तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले यहाँ पर जजिया टैक्स लगा देता है, ये बात याद रखना, ठीक है। जजिया टैक्स, जजिया कर, क्या होता है ये जजिया टैक्स, तो गैर मुसलमानों से लिया गया राजनीतिक कर होता है, गैर मुसलमानों से लिया गया राजनीतिक कर, एक पॉलिटिकल टैक्स होता है बच्चों ये, ठीक है। राजनीतिक कर पॉलिटिकल टैक्स होता है, कैसा है, सुरक्षा के बदले, भाई सुरक्षात्मक टैक्स है ये, एक तरह से सुरक्षात्मक कर है, सुरक्षा के बदले लिया गया है। तो याद रखना कि सबसे पहले जजिया टैक्स लगाने वाला कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि ये किस किस पर नहीं लगाता, तो बच्चों पर, बूढ़ों पर, ब्राह्मणों पर, ये याद रखना, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया टैक्स लगाने वाला कौन होगा, फिरोज शाह तुगलक, ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो बच्चों पर, बूढ़ों पर, महिलाओं पर, ब्राह्मणों पर, विकलांगों पर, इन सब पर ये जजिया टैक्स नहीं लगाता है। तो जजिया टैक्स है क्या, गैर मुसलमानों से लिया गया, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है, यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी में आते हैं उनसे लिया गया क्या है, एक पॉलिटिकल टैक्स, एक राजनीतिक कर है, ये कोई धार्मिक टैक्स नहीं है, रिलीजियस टैक्स नहीं है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। ज्यादातर ऑप्शन में ऐसे मिलता है कि ये धार्मिक कर है, नाम से हमें ऐसा लगेगा। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर अटैक तो करा, चीजें जीती, सिंध पर क्या हो गया है भाई, मुस्लिमों का जो कानून है वो स्थापित हो गया है, तभी तो जजिया टैक्स लगाकर जा रहा है वो सुरक्षा के बदले में। उसके बाद क्या वो भारत से कुछ और भी चीजें सीख कर गया, तो भारत से बहुत सारी चीजें सीख कर गया। हमारे यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स चल रही थी उस टाइम पर, उन सबका उसने क्या कर दिया है, अरबी अनुवाद। तो यहाँ से सीधे सीधे हमारे लिए फैक्ट वाले सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले याद रखना आप, चरक संहिता, जो किसकी लिखी हुई है, महर्षि चरक की, ठीक है। चरक संहिता, इसका अरबी में ट्रांसलेट कर देता है, अरबी अनुवाद, अरबी अनुवाद, अरबी भाषा में इसका ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है, ये याद रखना। और कौन सी किताब है, तो पहली तो हो गई चरक संहिता, दूसरी बच्चों पंचतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। पंचतंत्र किसकी लिखी हुई है, विष्णु शर्मा की किताब है बच्चों, पंचतंत्र, संस्कृत में लिखी हुई किताब है ये पंचतंत्र। और इस पंचतंत्र का भी अरबी में ट्रांसलेट हो जाता है, अरबी भाषा में, और किस नाम से होता है ये याद रखना, कलीला वादिमीना,
वादिमना, ये पूरा नाम है इसका, कि विष्णु शर्मा की किताब है पंचतंत्र। इसका अरबी में ट्रांसलेट कर देते हैं कौन? कलीला। किस नाम से किया जाता है? तो कलीला वादिमना के नाम से। ठीक है, राइटर का नाम नहीं पूछा जाता है। ज्यादातर जो फैक्ट सवाल पूछा जाता है कि कलीला वादिमना किसका अरबी अनुवाद है, तो किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। जो किसकी लिखी हुई किताब है? विष्णु शर्मा। ऐसे ही जो सुश्रुत जो चरक है उनकी भी, महिषी जो चरक है उनकी भी चरक संहिता का क्या कर देता है? ये अरबी अनुवाद। तीसरी बच्चों को याद रखना ब्रह्मगुप्त की, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की 2 किताबें होती हैं, बहुत फेमस है, ब्रह्मस्फुट और खंडनवाद। इन दोनों का भी अरबी अनुवाद हो जाता है खंडनवाद। किस नाम से? ये याद रखना। तो इसका तो नाम चेंज करके क्या बोला जाता है? अल सिंध, और इसका अरबी अनुवाद हो जाता है अल अरकंद, अल अरकंद। ठीक है, यहां से दशमलव पत्ती सीख कर जाते हैं, जिसे अरब में जाकर क्या कहने लग जाते हैं? हिंदसा। ऊंट पालन, खजूर की खेती, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? अरब में पहुंच जाती है। जो मोहम्मद बिन कासिम आता है, उसके साथ जितने भी लोग आते हैं, तो वो सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनको क्या, उनका प्रचार प्रसार किस तरफ हो जाता है? ईरान, इराक, जो अरब वाला हिस्सा है वहां पर इसका प्रचार प्रसार हो जाता है। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि कौन कौन सी किताबों का अरबी अनुवाद होता है? तो चरक संहिता का अरबी ट्रांसलेट हो जाता है। पंचतंत्र जो किसकी किताब है? विष्णु शर्मा का, विष्णु शर्मा की, इसका अरबी ट्रांसलेट हो जाता है किस नाम से? कलीला वादिमना। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मस्फुट और खंडनवाद। तो ब्रह्मस्फुट का अरबी ट्रांसलेट क्या हो जाता है? अल सिंध, और खंडनवाद का अरबी ट्रांसलेट क्या हो जाता है? अल अरकंद। याद रखना ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान, और याद रख लेना राजस्थान के भीनमाल। ठीक है, भीनमाल क्षेत्र में इनका जन्म हो रखा है ब्रह्मगुप्त का। इसीलिए ब्रह्मगुप्त को कई बार क्या बोल देते हैं? भिल्ल माला आचार्य, भिल्ल माला आचार्य। एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा, ये सारी चीजें चरक संहिता वहां पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर क्या करा है। पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर विजय कर ली है। 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लेता है, और मुल्तान किस नाम से जाना जाता है? सोने की नगरी, यानी कि स्वर्ण नगरी। सिंध पर अंतिम हिंदू राजा कौन है बच्चों? दाहिर। दाहिर के पिता कौन है? चाच। ठीक है, यहां से हमें एक और चीज याद रखनी है कि ये जो पूरी इतिहास है इसकी जानकारी हमें कौन सी किताब से मिलती है? तो चचनामा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चचनामा। क्या है ये चचनामा? तो अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की है, इसी बात की जानकारी किससे, कौन सी किताब से मिलती है बच्चों? हमें चचनामा। अरबों पर या अरबों द्वारा सिंध पर विजय, यानी कि अरबों ने सिंध को कैसे जीता, इस बात की सारी जानकारी किसमें मिलती है? चचनामा में। ठीक है, तो ये आज का हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा? भारत में मुस्लिमों का आक्रमण, सबसे पहले अरब। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण, जिसमें हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी, और तीसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों मोहम्मद गौरी। इस तरह से पूरा सीक्वेंस के साथ हम मिडवेल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चचनामा हमें जरूर याद रखना है। अरबों द्वारा सिंध को कैसे जीता गया, कैसे दाहिर को हराया गया, यहाँ से वो सारी जानकारी कौन सी किताब में मिलती है? हमें चचनामे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।